हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। जैसा कि आप जानते हैं कि जो है हम करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज चला रहे हैं और उसमें हमने जो है जनवरी मंथ की जो करंट अफेयर्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी 4 भागों में। और इसके बाद हमने जो है फरवरी मंथ की जो है पहला भाग हमने कंप्लीट किया। उसके बाद आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। तो आइए शुरू करते हैं फरवरी मंथ का पार्ट 2। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं इसके हम बात चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रधानमंत्री राहत योजना की। तो ये क्यों चर्चा में रही इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम राहत योजना जो है वो लॉन्च की है। अब इसके बारे में देखेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं पहले। पीएम राहत योजना यानी कि प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, है ना, हॉस्पिटलाइजेशन एंड एस्योर ट्रीटमेंट, है ना। इसकी जो फुल फॉर्म है यानी प्राइम मिनिस्टर, पी से पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एस्योर ट्रीटमेंट। तो इसकी जो है ये फुल फॉर्म है यानी प्रधानमंत्री राहत योजना की। और ये किसने शुरू किया देखिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इसको जो है शुरू किया गया है ना। तो ये है। इसकी अगर हम बात करें, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना है और सड़क सुरक्षा को जो है वो प्रदान करना है। यह बात इसमें देखें कि क्या क्या मुख्य उद्देश्य हैं। यह योजना सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को गोल्डन आवर में कैशलेस तुरंत अस्पताल में भर्ती और गारंटीयुक्त इलाज देने की जो है वो शुरू की गई। इसका जो है मेन उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ और क्या है, इस योजना के तहत देश के किसी भी सड़क पर हुए एक्सीडेंट पर कवरेज जो है लागू होगा। यानी किसी प्रकार का अगर मान के चलिए वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पर जो है ये कवरेज जो है वो वहाँ पर भी उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए वो लागू होगा। ये खास तौर से किया है गोल्डन आवर के लिए बात की गई है ना। इस योजना के तहत जो है दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर उस व्यक्ति का लगभग 1.5 लाख रुपया तक जो है वो इलाज मुफ्त होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पर राहत योजना, ध्यान रखिएगा इसके बारे में किसने शुरू की और इसके जो है क्या क्या मुझके मतलब प्रावधान है। 1.5 लाख रुपये का प्रावधान है 7 दिनों के भीतर। और इसका जो मतलब कह सकते हैं कि गारंटी इलाज देने की जो है शुरुआत है एक प्रकार से। और ये किसने शुरू की है, केंद्रीय सड़क परिवहन मतलब मंत्रालय द्वारा जो है इसको शुरू किया गया है ना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो है अगली जो खबर है उसकी। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए लोसर महोत्सव की। लोसर फेस्टिवल हुआ तो 18 से 20 फरवरी के बीच जो है वो लोसर महोत्सव यानी कि कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है, उसका आयोजन किया गया है ना। इसके बारे में जानें तो देखिएगा, लोसर उत्सव जो है तिब्बती समुदाय का नया साल होता है। यानी जो तिब्बती समुदाय होते हैं उनका जो है वो नया साल होता है एक प्रकार से, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वहाँ पर जो तिब्बती समुदाय है ना, तो उसके लिए जो है ये क्या माना जाता है, नया साल माना जाता है, जो कि तिब्बती चंद्र कैलेंडर के पहले दिन से शुरू होता है। यह पहला दिन आमतौर पर कब होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब है जो वर्तमान में हम यूज़ करते हैं अंग्रेजी कैलेंडर, वही फरवरी या मार्च महीने में जो है पड़ता है। यह उत्सव हिमाचल प्रदेश सहित लद्दाख और सिक्किम में भी मनाया जाता है, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है बुद्ध जो कह सकते हैं बौद्ध धर्म जो है वहाँ पर काफ़ी जो है मतलब कह सकते हैं अधिक संख्या में वहाँ पर मानने वाले लोग हैं, है ना। तो ये है। तो लोसर महोत्सव कहाँ का है, ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है खासतौर से। और इसका अगर बात करें तो इसके मानने वाले लोग जो है सिक्किम में और लद्दाख में भी मतलब नज़र आते हैं। इसके अंतर्गत जो है छोंगकोल जो है नामक पेय पदार्थ का निर्माण कर उसका जो है वो किया जाता है। तो छोंगकोल जो है कि नामक पेय पदार्थ होता है, तो उसका जो है इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं लोसर महोत्सव में। तो ये बात हमने यहाँ पर देखी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे यहाँ पर देखिएगा नीदरलैंड के बारे में। तो एक नीदरलैंड के बारे में क्या खबर है उसके बारे में देखेंगे कि देखिएगा फरवरी 2026 में जो है रोब जेटन जो है वो नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए जो यह चर्चा में रहे हैं, है ना। तो इनकी बात करें तो देखिएगा नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड आखिर कहाँ है एक बार उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिएगा ये हमने जो है यूरोप का मैप लिया है, आप इसको समझ ही रहे होंगे, है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं तो ये आपका स्पेन आ जाता है, सॉरी क्या नाम है, पुर्तगाल आ जाता है, या तो आपका स्पेन आ जाता है, ये फ्रांस है और ये आपका जर्मनी आ जाता है ना। तो इस तरह से कुछ राज्य मतलब देश बन जाते हैं। इसके बाद में ये पोलैंड है, ये बेलारूस है और ये यूक्रेन है। इस प्रकार से ये बड़े बड़े जो है देश हमने देखे। और ये है आपका बड़ा देश और इटली, है ना, ये है। इसके बाद रोमानिया, ये भी बड़ा देश है, बुल्गारिया, ये बड़े बड़े देश हमने यहाँ पर देख लिए। इसके बाद में अगर ऊपर देखते हैं तो ये पीले कलर का जो है ये आपका नॉर्वे है, ग्रीन कलर का आपका फिनलैंड है, ये स्वीडन है इस तरह से, और ये आपका यूनाइटेड किंगडम है, और ये आपका जो है
आयरलैंड है और ये आइसलैंड रहा है ना, तो इस तरह से बन जाता है। अब हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ख़ास तौर से किसकी, नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार थोड़ा बड़ा कर लूँ क्या, अच्छा एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको ताकि पता चले। तो देखिएगा जूम कर लिया मैंने थोड़ा सा, यहाँ पर आपको पता चलेगा। तो देखिएगा ये है आपका नीदरलैंड है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, नीदरलैंड है। इसकी जो कैपिटल है वो है एम्स्टर्डम है ना। अगर हम बात करें इसकी जो सीमाएं मिलती हैं वो मिलती हैं जर्मनी से, ये जर्मनी है। इसके बाद बेल्जियम से मिलती हैं, ये बेल्जियम स्टेट मतलब देश है। अगर हम बात करें जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन है, और जो बेल्जियम की राजधानी वो क्या है, ब्रुसेल्स है ना। तो ये है। इसके बाद में अगर हम बात करें अन्य छोटे देशों में तो देखिएगा ये आ जाता है छोटा देश लग्जमबर्ग है ना। इसके बाद में अगर बात करते हैं देखिए ये है आपका डेनमार्क देश है ना, तो डेनमार्क देश है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पर और फिजिकल देखें, फिजिकल कंडीशन देखें तो ये आपका अटलांटिक महासागर आ जाता है, ये नॉर्थ सी आ जाता है, यानी हम उत्तरी सागर जिसे कहते हैं वो आ जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पोलैंड के बीच में और जो ये आपका स्वीडन वाला क्षेत्र है इसके बीच में आता है आपका बाल्टिक सागर है ना। ये आपका इटली दिखाई दे रहा है, ये इटली है ना। ये इटली के नीचे जो बड़ा भाग है ये आपका कहलाता है भूमध्य सागर है ना। इस तरह से ये चीज़ें बन जाती हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें ये स्पेन है आपका। अब हम इसको थोड़ा सा जो है छोटा करेंगे और अपनी इसकी जो पुरानी स्थिति है उसको ला देंगे है ना, तो ताकि जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर तो ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे, देखिएगा इसकी जो अन्य चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ये हमने देख ही लिया है, ये अटलांटिक महासागर है, ये मेडिटेरियन सी है ना। तो ये मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागर है, ये नॉर्थ सी हमने देख ही लिया यहाँ पे, ये बाल्टिक सागर है। इस तरह से जो है कुछ स्थिति बन जाती है। और आपने देखा ही होगा कि ये मुख्य से जो आपका ग्रेट ब्रिटेन कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम जो है ये है, इसमें जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है इसमें कुछ भाग यहाँ पर भी है इसका। तो इस तरह से जो है ये कंट्रीज बन जाती हैं। तो नीदरलैंड की स्थिति हमने देखी ये है, इसके पास में जो है जर्मनी इसका मतलब बॉर्डर साझा करता है और जो है ब्रुसेल्स इसका बॉर्डर साझा करता है। मुख्यतः हमने यही देखा। आगे बात करेंगे और देखेंगे क्या क्या अगली चीज़ें हैं उसको देखते हैं। अपनी पुरानी स्थिति में आ जाओ भाई, छोटे और ज़्यादा बड़े हो गए। अच्छा ठीक है, अब हम बात करेंगे देखिए अगली खबर की, वो है धर्म गार्जियन थल सैन्य अभ्यास जो हमारा हुआ है भारत जापान के बीच में, उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। भारत और जापान के बीच में जो है संयुक्त थल सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का जो है आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं कि अर्ध शहरी इलाकों में जो आतंकवाद से निपटने और उसको जो है मिलकर काम करने के लिए सैन्य क्षमता को जो है मजबूत करना होता है। यानी जितने भी हमारे सैन्य अभ्यास होते हैं वो आपसी सौहार्द के साथ में, और जो आपकी जो कह सकते हैं उसकी जो सेनाएं होती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रकार से प्रशिक्षण ट्रेनिंग देती हैं, यानी एक प्रकार से ट्रेनिंग लेने का प्रयास करती हैं वो है ना। तो इस तरह से ये धर्म गार्जियन है। तो धर्म गार्जियन हमारा किसके बीच माना हुआ है, वो है आपका भारत और जापान के मध्य जो है ये थल सैन्य अभ्यास है ना। इसके अलावा और भी अगर देखें तो कुछ महत्वपूर्ण है हमारे, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा कौन कौन से हैं। प्रबल दस्तक ये कजाकिस्तान और भारत के बीच में है। संप्रीति की बात करें तो बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है। गरुण शक्ति की बात करें तो इंडोनेशिया और भारत के बीच में होता है। वज्र प्रहार की बात करें, देखिए वज्र प्रहार हमने कल भी देखा था, अमेरिका और भारत के बीच में। मित्र शक्ति की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच में। काजिंद की बात करें तो काजाकिस्तान और भारत के बीच में। मैत्री की बात करें तो मैत्री जो है थाईलैंड और भारत के बीच में होता है। चक्रवात की बात करें तो चक्रवात जो है मिस्र और भारत के बीच में जो है ये थल सैन्य अभ्यास होते हैं। तो ये हमने जो है थल सैन्य अभ्यास देखा जो कि मुख्य रूप से यहाँ पर हुआ है ना। कौन सा, धर्म गार्जियन जापान और भारत के मध्य है। आगे बात करेंगे, अब बात करेंगे अगली जो टॉपिक है उसकी, विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है मनाया गया 20 फरवरी को जो है, इसकी क्यों चर्चा में रहा देखिए 20 फरवरी 2026 को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस का जो है आयोजन किया गया है। इसकी अगर बात करें क्यों मनाया जाता है इसको एक बार देख लेते हैं। सामाजिक न्याय दिवस यूएनओ द्वारा प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है सभी के लिए बराबरी, निष्पक्षता और सम्मान को बढ़ावा देना होता है ना। इसके अतिरिक्त और क्या है, यह एक दिन जो है गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक बहिष्कार, लिंग असमानता और शिक्षा और न्याय तक जो है पहुँच की कमी जैसे मुद्दों को सुलझाने की जो है जरूरत पर जोर देता है। यानी इससे पता चलता है कि हमारे पास में जो है सामाजिक न्याय जो है किस प्रकार से लोगों को दिया जा रहा है या नहीं, इस प्रकार का जो है यहाँ पर मतलब केंद्र बिंदु रहता है वो यही रहता है। तो ये किसके द्वारा जो है घोषित किया गया था, यूएनओ द्वारा, और जो है प्रतिवर्ष जो है 20 फरवरी को मनाया जाता है ना। तो ये है। इसके बाद में बात करेंगे हम यहाँ पर, अगला टॉपिक है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है 2 फरवरी को जो है
प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। तो इसी क्रम में जो है 2 फरवरी 2026 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है मनाया गया, यानी उसका आयोजन किया गया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, देखिएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस का मुख्य उद्देश्य आर्द्रभूमि का संरक्षण और उनके प्रति जो है जागरूकता को प्रोत्साहन करना होता है ना। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस का, है ना। तो देखिएगा इसकी बात करें अगर थीम की, तो थीम क्या रही है इसकी, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। यानी इसकी थीम की बात करें तो क्या है, आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। तो ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का, यानी 2 फरवरी को जो मनाया गया, इसकी जो है क्या है, थीम रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो है हमारे जो रामसर सम्मेलन है उसमें जो आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई है, 101 हो गई है ना। वो हमने पहले भी जो है कवर कर चुके हैं उसको, है ना। तो ये है, आगे बढ़ेंगे अगले जो टॉपिक है उसकी ओर। तो देखेंगे यहाँ पर है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यहाँ पर हुआ है। तो फरवरी 2026 में हरियाणा के शहर फरीदाबाद में 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया। इसकी बात करें तो कहाँ, क्यों, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन प्रतिवर्ष हरियाणा में फरीदाबाद में किया जाता है। यह मेला शिल्प कला का एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो है थीम रही है इस बार लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। तो जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी जो मतलब थीम की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, लोकल से हम ग्लोबल की ओर बढ़ेंगे, जिससे जो है हम यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की भी जो है इससे हमें पहचान मिलेगी। तो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, हरियाणा का ये मेला है ना। तो इसकी थीम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात यह है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो कहाँ पर, यानी किस राज्य से संबंधित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो हरियाणा का इंपॉर्टेंट जो है शिल्प मेला रहा है ना। आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक है, देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में है। क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आरबीआई ने इंटीग्रेटेड अमाउंट्समेंट स्कीम जो है पेश की है, इसलिए ये है चर्चा में रहा। इसकी अगर हम बात करें जी स्कीम है क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यह आरबीआई द्वारा जारी एक विशेष पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्राहक शिकायतों को तेज और पारदर्शी बनाना है। यानी जो ग्राहकों की शिकायतें होती हैं उनको तेज करना, यानी तेज तरीके से उसका तेज और पारदर्शी तरीके से उसको क्या करना, मतलब उसका जो है एक प्रकार से निपटान करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसके माध्यम से जो है सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट और जो है प्रोसेसिंग सेंटर जो है बनाया जाएगा। इस पर ही जो है आरबीआई द्वारा सभी शिकायतें पहले इसी सेंट्रलाइज्ड सेंटर पर दर्ज होकर आगे प्रोसेस होंगी, है ना। तो इसके माध्यम से क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड जो है रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे, उसी के माध्यम से जो है शिकायतें दर्ज होंगी और उसी पर जो है आगे प्रोसेस की जाएंगी। एक प्रकार से जो है डिजिटलीकरण हो रहा है जो हमारी भारतीय जो रिजर्व बैंक की ओर से, यानी जो हमारी शिकायतें होती हैं उनका जो है डिजिटलीकरण किया जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिएगा आरबीआई के बारे में, तो थोड़ा जानने का समझने का प्रयास करते हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की मूल स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन और बैंक जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी उसके आधार पर आरबीआई एक्ट 1934, यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका जो गठन है मूल रूप से कब किया गया, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, है ना। और इसका जो कमीशन की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन के आधार पर जो है ये मतलब जो कमीशन बना और बैंक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनी, उसके आधार पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद इसको जो है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो है राष्ट्रीय का बैंक बना दिया गया इसको। इसके बाद में आरबीआई के अधिनियमों आरबीआई एक्ट 1934 और आरबीआई वीआरए जो हमने देखा था यहाँ पर, तो वीआरए के तहत 1949 के तहत जो है संचालित किया जाता है। यानी ये जो है बैंक आरबीआई किस मतलब आरबीआई कैसे काम करती है, तो 2 एक्ट हैं यहाँ पर, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949। तो उसके द्वारा जो है संचालन किया जाता है बैंक के कार्यों का। अगर हम बात करें इसका जो है फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी जो है संगठन क्या है, तो ये देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है इसमें। तो देखिएगा एक इसमें गवर्नर होता है, जो वर्तमान में अगर बात करें तो वो कौन है, संजय मल्होत्रा जी हैं। इसके साथ ही साथ जो है कुछ अन्य जो है डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, है ना, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो ये स्थिति हमने यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन में देखी। अगर हम बात करें देखिएगा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर जो है इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा की जाती है। यानी उसकी जो एक चयन समिति बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, और तब जाके जो है वो चयन समिति क्या करती है, गवर्नर और जो डिप्टी गवर्नर होते हैं उनकी जो है क्या करती है, नियुक्ति करती है। अगर हम बात करें इसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको देख लेते हैं क्या क्या होता है। मौद्रिक नीति का संचालन करना, जैसे मुद्रास्फीति के बारे में बात करते हैं। साख का नियंत्रण करना, न कि सृजन। ध्यान रखिएगा, साख का नियंत्रण करता है, ये सृजन नहीं करता। सृजन तो छोटी मतलब कॉमर्शियल बैंकें करेंगी ना, जो हमारी अधिसूचित बैंक है वो करेंगी। तो यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, साख का नियंत्रण करता है, न कि सृजन करता है ना।
तो मुद्रा को जारी करना और निलंबन करना, यानी मुद्रा को जो इशू करेगी और उसका सस्पेंड भी कर सकती है, जैसे जो है 2016 में भी किया गया था उस प्रकार से। तो बैंकों के बैंक के रूप में भी और केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, यानी बैंकों के बैंक, यानी बैंकों का बैंक कौन माना जाता है? आरबीआई, और साथ ही साथ जो है केंद्रीय बैंक के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? आरबीआई को। तो ये सब जो है आरबीआई के मुख्य कार्य हैं। इसके साथ ही साथ जो है देखिए सरकार का बैंकर माना जाता है, क्यों? क्योंकि सरकार के जितने भी बैंक के जो संबंधित कार्य हैं वो आरबीआई के माध्यम से ही होते हैं। इसके साथ ही साथ एजेंट और सलाहकार की भूमिका भी अदा करता है, और सरकार को जो है किस प्रकार से जो है कार्य करना है विशेष रूप से जो है मतलब मुद्रा के रूप में, तो उसे जो है सलाहकार और एजेंट के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है। इसके साथ ही साथ जो है विदेशी मुद्रा भंडार का संचालन, यानी हम जैसे जो है जो हमारी जो विनिमय एक्सचेंज रिजर्व मतलब रिजर्व होता है उसको जो है भंडारण संरक्षण जो है करता है। उसका जो मुख्य जो अधिनियम है वो है फेमा के तहत जो है ये कार्य करता है। और साथ ही साथ जो है विदेशी विनिमय दर जो होती है ना, उनको भी जो है नियमन कौन करता है? वो आरबीआई ही करता है। तो आरबीआई के बारे में हमने यहाँ पर जानने का समझने का प्रयास किया। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगला टॉपिक। अब बात करेंगे हम, देखिए मौद्रिक नीति समिति की जो है 6 फरवरी 2026 को जो है एमपीसी की 59वीं बैठक हुई थी, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है जो हर 2 महीने में जो है क्या होता है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति की समिति की बैठक होती है ना। तो आरबीआई द्वारा जो उसका मतलब जो है समिति का गठन, मतलब समिति जो है की जाती है, मतलब समिति की बैठक की जाती है ना। तो ये है हर 2 महीने में। तो जैसे कि हम जानते हैं ना कि हर साल जो है 6 बार जो है मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी और उसकी जो है बैठक की जाएगी, है ना। तो ये है, तो उसी क्रम में जो है 59वीं जो बैठक हुई है तो वो 6 फरवरी 2026 को हुई। उसमें जो है गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में आयोजन किया गया। जैसे कि हम जानते हैं कि जो है आरबीआई द्वारा इसका जो है मतलब इसको जो है मतलब किया जाता, आयोजन किया जाता है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? संजय मल्होत्रा जी करेंगे, जाहिर सी बात है आरबीआई के गवर्नर करेंगे, है ना। तो ये है। अगर हम बात करें यहाँ पर मौद्रिक नीति की स्थिति तो देखेंगे इसको मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, 1 हफ्ते से लगभग जो है मेरी आवाज़ काम नहीं कर रही है अच्छे से, है ना। तो डोंट माइंड प्लीज़। तो यहाँ पर आगे देखेंगे मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके बारे में समझेंगे। तो मौद्रिक नीति क्या होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि मौद्रिक नीति का जो संचालन है और जो इसका फॉर्मेशन होता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। अगर हम बात करते हैं मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है मुद्रा की तरलता, यानी मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज की दरों को प्रभावित करने वाली जो नीतियाँ होती हैं उसको बनाना होता है। मौद्रिक नीति का संचालन की बात करें तो आरबीआई द्वारा किया जाता है, जैसे कि हमने देखा अभी। और 1 अप्रैल 2014 से जो है एक वित्तीय वर्ष में 6 बार मौद्रिक नीति की घोषणा की जाएगी और इसकी जो है बैठक की जाएगी। उसी क्रम में जो है 59वीं जो है वो क्या हुई है, बैठक अभी हुई है 6 फरवरी 2026 को, है ना। तो ये है। इसके बारे में अगर बात करें, देखिए मौद्रिक नीति के जो मुख्य उपकरण होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। आपने देखा भी होगा ना कि जब हमारी मौद्रिक नीति की समिति होती है तो उसमें पता चलता है कि आपको सीआरआर बढ़ा दिया गया है या कम कर दिया गया है, एसएलआर को इतने % रखा गया है। इस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे पास में हमारे नज़र आती हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ चीज़ें हैं मौद्रिक जो नीति है उसके जो मुख्य उपकरण है उसके बारे में यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है हमारे पास यहाँ पर कौन सी जो है किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो की, है ना। तो कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR, इसको हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षित अनुपात। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। अभी देखो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जो है समझेंगे और आपको जो है ये हमेशा मतलब चर्चा में बनी रहती हैं ये। तो CRR क्या होता है देखिएगा, CRR वह धनराशि होती है जो कि वाणिज्य बैंक, जो कमर्शियल बैंक होती है ना हमारे पास में, चाहे वो SBI ले लो या आपकी PNB ले लो, कोई सी भी ले लो, कमर्शियल बैंक होती हैं। वो क्या करती हैं, आरबीआई के पास में जो है कुछ अपना आवश्यक रूप से कुछ धन रखती हैं, है ना। तो क्या है, एक प्रकार से एक धनराशि होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी बैंक है, ये बैंक है आपकी SBI, है ना, ये SBI है और ये आपकी है जो RBI, है ना, ये RBI है, ऐसा समझ लीजिए आप। अब क्या करेंगे, ये SBI जो है अपना कुछ अमाउंट जो है यहाँ पर रखती हैं रिजर्व के रूप में, यानी कैश रिजर्व के रूप में जो है वो रखेंगी। इस क्या करती हैं, उसको रखेंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि साख सृजकता, यानी जनता की जो जनता और जनता के बीच में मुद्दा की तरलता। कभी कभी क्या होता है कि जनता के बीच में जो अचानक जो है मान के चलिए हमारे पास में कभी कोई समस्या आ सकती है, तो जनता के बीच जो है तरलता को बनाए रखना, उस पर भी नियंत्रण करना, है ना। और साथ ही साथ जो है साख सृजनता, जैसे हमने बताया ना कि अगर मान लीजिए ऋण अगर प्रदान करना है तो साख सृजनता कौन करेगा, आरबीआई थोड़ी करेगा, कौन करेगा, उसका कमर्शियल बैंक करेगा। तो साख सृजनता और जनता के बीच जो है मुद्रा की तरलता पर नियंत्रण पाने के लिए जो क्या करती हैं, ये एक जो है आरबीआई के पास में एक अनुपात में कुछ अपनी धनराशि जो है वहाँ पर
रखती हैं उसको ही हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सिंपल सी बात है, यानी सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि अपना कुछ धन जो है वहाँ पर आरबीआई के पास में रखती हैं, वो रेशियो किस अनुपात में रख रही हैं वही हमारे पास में होता है। यानी अपना संपूर्ण धन है ना, मान लीजिए 100 रुपये है तो 100 रुपये उसकी जो है संपूर्ण राशि उसके पास में है, तो कितना प्रतिशत जो है वो यहाँ पर मतलब आरबीआई के उसमें कैश के रूप में रखेंगे, ताकि जो है साख सृजनता और जनता की जो बीच में मुद्दा की तरलता है उस पर नियंत्रण किया जा सके। तो समय पड़ने पर वही चीज़ हमारा कहलाती है CRR। अब इसका देखिए यहाँ पर इसकी जो दर होती है वो है, दर कितनी हो सकती है भाई, 100 तो हमेशा 100% तक हो सकती है ना, 0 से लेकर 100% तक वो कितना भी रख सकती है अपने आधार पर। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसकी जो मतलब दर होती है वो 0 से लेकर के 100% के बीच में होती है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारी जो CRR है वो कितनी है, CRR 3% हमारे पास में है। अगर हम बात करें अगस्त में जो वर्तमान में अगर बात करें जो हमारी अभी 62 जो है यानी 62वीं जो MPC बैठक हुई है अगस्त में हो चुकी है, तो अगर उसकी बात करें तो वो 3% जो है यहाँ पर है ना। तो ये है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए CRR में वृद्धि से क्या होता है, मुद्रास्फीति नियंत्रण होता है। अगर आपने CRR बढ़ा दिया तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो है हमारी जो साख सृजनता है और जो जनता के बीच में तरल मुद्रता है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, वो मुद्रास्फीति का नियंत्रण करती है। यानी जो मुद्रास्फीति है ना उसको क्या करेगी, नियंत्रण करेगी। क्यों, क्योंकि भैया जैसे मान के चलिए SBI के पास में जैसे 100 रुपये से पहले 3 रुपये रख रही थी, है ना, 3 रुपये। अब अगर मान के चलिए आरबीआई ने बढ़ा करके वो 5 रुपये करती है, जो जाहिर सी बात है ना, तो इसके पास में अब पैसे कम बचेंगे ना, 97 रुपये थे पहले, अभी जो है 95 रुपये बचेंगे। इसका मतलब क्या है, अब जनता के पास में पैसा कम हो, मतलब अगर ये भेजेगी तो जी कितना भेज सकती है, 95 रुपये, है ना। तो ये है। तो CRR जितना ज़्यादा, यानी CRR में वृद्धि से क्या होता है, जितना ज़्यादा होगी तो मुद्रास्फीति पे क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो जाहिर सी बात है मुद्रास्फीति यहाँ पर या जनता के बीच में जो है पैसा कम जाएगा, तो इसे कहते हैं मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना। अगर CRR में कमी है तो वो क्या करेगी, मुद्रा अपस्फीति का नियंत्रण होगा। यानी मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे बाद, मतलब जैसे सामान्य रूप से ये समझ लीजिए कि मान लीजिए जब चीज़ें जो है, जब जनता के पास में जो है पैसा अधिक हो जाता है, उसकी जो है क्रय मूल्य है वो बढ़ जाता, मतलब कम हो जाता है, तो उसे कहते हैं मुद्रास्फीति, है ना। तो ये है। और इसका उल्टा क्या होता है, मुद्रा अपस्फीति होता है। यानी जब है व्यक्ति के पास में पैसा होता है उसकी क्रय क्षमता क्या हो जाती है, मतलब यहाँ पर क्या हो रही थी, घट रही थी, यहाँ पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो उस पर क्या कहते हैं, ऐसे नियंत्रण को पाने के लिए क्या करते हैं, हम CRR में कमी करते हैं। अगर हम मुद्रास्फीति में नियंत्रण पाना है तो CRR में हम वृद्धि करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं CRR में समझने की। यानी मुद्रास्फीति कंट्रोल करने के लिए मतलब है वृद्धि करेगी, और कमी करने का मतलब है वहाँ पर मुद्रा अपस्फीति का नियंत्रण करेगी। तो ये CRR होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा अगला जो टॉपिक वो है आपका SLR। इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे। तो देखिएगा SLR क्या होता है, वह अनुपातिक धनराशि जो वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वयं के पास, हमने वहाँ पर क्या देखा था, वहाँ पर देखा था कि SBI जो है किसके पास रख रही है, आरबीआई के पास रख रही है। अब यहाँ पर क्या करती है, एक प्रकार से अपने पास में जो है रिजर्व रखती है ना, एक प्रकार से रिजर्व कर देती है, और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी के रूप में जो है वैधानिक तरलता के अनुपात में जो है इसका पास अपने पास में रखती है, ना कि आरबीआई के पास में। बस इतना समझ लो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वही होता है साख सृजनता और जनता के बीच में जो है जो मुद्रा की तरलता है उस पर नियंत्रण करना होता है। यानी एक्स्ट्रा क्या करती है, वो एक्स्ट्रा रख लेती है ताकि जो है समय पड़ने पर इसका जो है मतलब कह सकते हैं उसका जो है समय पड़ने पर यूज किया जा सके, है ना। तो ये होता है। तो एक प्रकार से ये समझ लो कि SLR और CRR में क्या अंतर है। वहाँ पर जो है वो धनराशि आरबीआई के पास में रख रही थी, और यहाँ पर जो धनराशि है वो किसके पास में रख रही है, स्वयं के पास में रख रही है। बाकी चीज़ें इसमें वही होती हैं जो यहाँ पर है ना। अब जो है अब क्या होता है, देखिए आरबीआई और सरकार कभी कभी क्या करती है, इस धनराशि को सरकारी प्रतिभूति द्वारा निवेश या विनिवेश करा सकती है। कभी कभी क्या करती है ना, सरकार या आरबीआई क्या करती है, इस राशि जो रखी हुई है, क्यों रखना पड़ता है, ये एक कारण तो ये हो गया इसके बाद में, है ना। कभी कभी क्या करता है कि सरकार को या आरबीआई को जो है कॉमर्शियल बैंक से जो है इसका जो है जरूरत पड़ जाती है, तो यहाँ पर जो है क्या कर सकती है, इसका निवेश या विनिवेश कर सकती है ना। तो यहाँ पर क्या करती है, विनिवेश भी ले सकती है, यानी इसको जो है ले सकती है, और उसके बाद में यहाँ खुद भी यहाँ पर रखवा सकती है। तो ये इस प्रकार से होता है। तो SLR की दर भी यहाँ पर कितनी होती है, 0 से 100% तक के बीच में होती है। जो अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अगर हम SLR की बात करते हैं तो वो है हमारी 18%, क्योंकि ये अपने पास में रख रही है, ना कि जो है आरबीआई के पास में। तो इसका जो है कभी भी इस्तेमाल वो कर सकती है ना। लेकिन आरबीआई में रखेगी तो आरबीआई में जो है वहाँ पर बहुत सारे रूल रेगुलेशन होंगे, इसलिए वहाँ पर उसकी जो है दर होती तो 0 से 100% के बीच में है, लेकिन वहाँ पर दर जो है वो कम रहती है ना, ध्यान रखिएगा।
इसके बाद में अगर हम बात करें, देखिएगा एसएलआर में वृद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए वहाँ पर अभी हमने देखा था सीआरआर में वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एसएलआर में वृद्धि का मतलब है वहाँ पर मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। अगर एसएलआर में कमी करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मुद्रा अपस्फीति पर जो है क्या करना, उसका नियंत्रण करना। तो दोनों का मुख्य उद्देश्य वही होता है, बस अंतर ये होता है जो राशि उसके पास में आरबीआई के पास में रखेगी तो वो सीआरआर है, और अगर अपने पास में रखेगी तो वो एसएलआर है। बस अंतर ये समझ लीजिए दोनों में, है ना। तो ये होता है। आगे बात करेंगे अब OMO, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो ओपन मार्केट जो ऑपरेशंस होती हैं, यानी खुले बाजार की प्रक्रियाएं। अब खुले बाजार की प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, यानी एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, इस जिसके माध्यम से आरबीआई क्या करती है, सरकार के एजेंट के रूप में। अब सरकार जो है कुछ जो है क्या करती है, पैसा इकट्ठा करना चाह रही है, एक प्रकार से मान के चलो क्या करना चाह रही है, जनता से पैसा इकट्ठा करना चाह रही है। तो क्या करेगी वो, अब सरकार जो है कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट बेचेगी, और बेचने के लिए क्या करेगी, वो आरबीआई का सहारा लेगी। और आरबीआई जो सहारा लेती है वो होती है हमारी प्रक्रिया। एक प्रक्रिया विशेष प्रकार कौन सी होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होती है। उसके माध्यम से जो है सरकार क्या करेगी, मतलब आरबीआई क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंकों को जो है वो इंस्ट्रूमेंट दे देगी। और कॉमर्शियल बैंक के पास में क्या है, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई को वो इंस्ट्रूमेंट दे देगी, है ना। जैसे बॉन्ड्स है, अब ये बॉन्ड्स क्या करेगी, पहले सरकार चाहती है कि भाई हमें पैसा चाहिए, सरकार चाहती है हमें पैसा चाहिए, ये क्या करेगी, ये बॉन्ड्स देगी सरकार को, है ना। सरकार जो है आरबीआई के पास में क्या करेगी, जितने बॉन्ड होते हैं वो सरकारी इशू करेगी, किसको, यहाँ पर दे देगी एसबीआई को, है ना। एसबीआई क्या करेगी, भैया अब ये जो है नोटिफिकेशन निकाल देगी, जो है बॉन्ड, सरकारी बॉन्ड जो है उनकी बिक्री हो रही है। तो ये जो है बिड के माध्यम से क्या करती है, बॉन्ड जो है जनता यहाँ पर खरीद लेती है। इस प्रकार की जो है क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन किया जाता है। इसको समझेंगे थोड़ा क्या है। यह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो है आरबीआई सरकार के एजेंट के रूप में खुले बाजार में वाणिज्यिक बैंकों और जनता के बीच जो है अपनी यानी सरकारी प्रतिभूतियां, जैसे टीबी मतलब जो आता है ट्रेजरी बिल, सरकारी बॉन्ड्स, है ना। आपने देखा भी होगा कि सरकारी जो बॉन्ड्स है वो बिक रहे हैं, है ना। जो आपके ट्रेजरी बिल हैं वो उनकी जो है बिक्री हो रही है ना। इस तरह से क्या करती है वो, उसका फंड का मतलब क्या करती है, मैनेजमेंट करती है, इसका जो है विनियमन करती है ना, विनिमय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता के बीच में मुद्रा की तरलता। अगर मान के चलिए वो क्या करती है, अगर मान के चलिए जनता के पास में पैसा ज़्यादा है तो क्या करेगी, वो बॉन्ड इशू करा देगी, भैया बॉन्ड ले लो, बॉन्ड जो है हम बिक्री कर रहे हैं। अब बॉन्ड के माध्यम से क्या करेगी, जनता जो है उन बॉन्ड को खरीदेगी। उसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी जो पैसा है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा और उसको जो है बॉन्ड के रूप में दे देगी, है ना। उससे क्या होगा, वो बॉन्ड पर जो है कुछ इंटरेस्ट देगी सरकार, भाई इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना जनता को। तो जनता को जो है कुछ इंटरेस्ट देती है, और वो जो धनराशि है वहाँ पर लॉक हो जाती है। इसलिए क्या होता है, वो जो पैसा है मार्केट में जो घूम रहा पैसा था वो यहाँ पर लॉक हो जाता है ना। तो इसका हम कहते हैं, जब हमारी स्थिति में आती है, मुद्रास्फीति होती है, तब हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर मान के चलिए इस स्थिति को उसको जो है रोकना होता है, तब भी जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और जब अपस्फीति की बात आती है तो यहाँ पर जो है इसका बॉन्ड को बेच देती है ना। वो जो है जो आपका जो यहाँ पर बेच रही थी उसको जो है क्या कर लेती है, फिर से जो है उसका वो मतलब रीइशू कर देती है ना। तो ये होता है, मतलब बेचने के बाद में फिर उसको खरीद लेती है। इस प्रकार से वो पैसा जो है उसके बाद में फिर से जो है जनता को लौटा दिया जाता है। तो ये होता है। अब इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता के बीच में मुद्रा की तरलता या विस्तार या संकुचन। ये जो है तरलता की बात करें और या विस्तार या संकुचन की बात करें तो दोनों का जो नियंत्रण है, विस्तार हो या संकुचन, इस पर नियंत्रण करना होता है। यानी जो जनता के पास में पैसे का विस्तार हुआ है या संकुचन हुआ है ना। विस्तार का मतलब है कि इस प्रकार से जो है पैसा ज़्यादा है जनता के पास, संकुचन का मतलब है कि जनता के पास जो है पैसा कम है। तो इसी स्थिति में जो है इससे निपटने के लिए वो क्या करती है, खुले बाजार की प्रक्रियाएं जो है यहाँ पर इस्तेमाल करती हैं, है ना। यह विनिमय अंकित मूल्य पर बाजार दर के पर आधारित होता है। जैसे हमने बताया ना, बॉन्ड्स होता है तो बॉन्ड्स पे जो है 100 रुपये का है ना, लिखे 100 रुपये, अंकित मूल्य 100 रुपये है उस पर, है ना। तो क्या करेगी वो, यहाँ पर बोलेगी भैया 100 रुपये का है, इस पर आप जो है 95 रुपये दो हमें, उसको जो है ले लो, लेकिन जब इसको बेचोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर 95 रुपये 100 रुपये देंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, इसको यहाँ पर जो है ये जो अंकित मूल्य है इसकी जो ब्याज दर होती है, इस आधार पर जो है यहाँ पर इसका जो है कोई भी तरीके से मतलब इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो है क्या किया जाता है, बेचा जाता है, विनिमय किया जाता है। ध्यातव्य है कि जिस मूल्य पर आरबीआई द्वारा उक्त प्रतिभूति को बेचा जाता है उसे बॉन्ड मूल्य कहते हैं, है ना। जो बॉन्ड मूल्य कहलाता है उसको, अतः बॉन्ड मूल्य ब्याज दरों में विपरीत संबंध होता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बॉन्ड मूल्य और ब्याज दरों में, जैसे जो बॉन्ड मूल्य तो वही होगा ना, अंकित मूल्य का ब्याज दर, जैसे मान के जिस मूल्य पर आरबीआई द्वारा उक्त प्रतिभूति को बेचा जाता है, अब जितना कम होगा तो ब्याज उतना ही ज़्यादा मिलेगा ना उसको, भैया जाहिर सी बात है ना। भाई 100 रुपये का है अंकित मूल्य, है ना, अब बेचा जो है 95 में है, तो जाहिर सी बात है 5% हुआ, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%। तो जितना जो है ये कम होगा ना मूल्य, बॉन्ड मूल्य, तो बॉन्ड मूल्य में क्या होगा, जितना कम होता चला जाएगा उसका जो है इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, जाहिर सी बात है ना। तो ये है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बैंक रेट यानी बैंक दर की। तो बैंक दर क्या होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं।
बैंक दर जो है वह उधारी दर है जिसके तहत जो है कोई कमर्शियल बैंक अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति गिरवी रखकर आरबीआई से समय तक क्या करता है, दीर्घकालिक ऋण प्राप्त करता है। देखिए ये है आपका एसबीआई है ना, ये एसबीआई है, ये एसबीआई है, ये आपका क्या है आरबीआई है, ये आरबीआई है ना। अभी क्या कर रहा है भैया, इसको जो है जरूरत पड़ गई पैसे की, अब क्या करेगा, ये करेगा भैया हमें जो है कुछ पैसा चाहिए, आरबीआई से बोलेगा, ये बोलेगा भैया देख ठीक है हम दे देंगे, लेकिन ये क्या करेगा कि भैया आप जो है ना अपनी जो प्रथम श्रेणी की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको जो है गिरवी रखो पहले, तब देंगे हम, है ना। अब क्या करता है, ये जो होता है सामान्यतः दीर्घकाल के लिए लिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बैंक की साख सृजकता और जनता के बीच। देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य सभी प्रकार का हम क्या कर सकते हैं, साख की सृजनता और जनता के बीच जो है मुद्रा की तरलता का नियंत्रण करना ही जो है, इन सभी दो दरें हैं हमने जहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य बस यही होता है, ये ध्यान रखिए चलिए बस, है ना। भाई साख सृजनता यहाँ पर मान लीजिए पैसा कम है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है जनता को पैसा नहीं दे, उसके हिसाब से नहीं दे पा रही है, तो जब भी तो ये स्थिति बन रही है ना। तो साख सृजनता भी यही है कि अगर मान के चलिए उसे जो है उधार जो है मान के चलिए पैसा देना है किसी को, लेकिन उसके पास पैसा है ही नहीं, तो वो क्या करेगी, तो ये है। तो अब बात ये होती है यहाँ पर वही स्थिति बात करते हैं यहाँ पर, तो जो है कुछ जो प्रतिभूति है उसको गारंटी में रखेगी अपने पास में, और तब जाके जो है इसको ब्याज देगी, मतलब सॉरी जो उधार देगी, है ना। तो यही जो है हमारी जो रेट होती है, जिस रेट पर ये दिया जा रहा है उसको हम कहते हैं बैंक रेट, है ना। चूंकि बैंक पर से जो बात करते हैं, चूंकि बैंक दर जो सीआरआर और एसएलआर पर भी तय होती है ना, तो बैंक दर को पेनल्टी दर भी कहते हैं। अभी बैंक दर क्या होती है, देखिए बैंक दर किस पे होती है, सीआरआर और एसएलआर जो है इसी के द्वारा जो है माध्यम से मतलब कह सकती हैं तय होती हैं, जो जिस प्रकार जो है बैंक दर को पेनल्टी दर भी कहते हैं, है ना। तो ये होती है। अगर हम बात करें बैंक रेट में वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए जाहिर सी बात है हमने यहाँ पर बताया ना, भाई बैंक रेट कम ज़्यादा कर दो, तो जाहिर सी बात है जब ज़्यादा करोगे तो आरबीआई कम लेगा ना, मतलब जो उधार है भाई। अगर मान लें चलिए अगर आरबीआई जो है उसकी रेट जो मतलब बैंक दर की रेट है उसे क्या करते हैं बढ़ा दे, तो जाहिर सी बात है एसबीआई कम उधार लेगा, और कम कर दे तो ज़्यादा लेगा। तो वही है, बैंक रेट में वृद्धि करने से क्या हो रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य इसका मुद्रास्फीति का नियंत्रण। अगर वृद्धि करेगा तो नियंत्रण होगा, और मतलब मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा, और कमी करेगा तो क्या होगा, मुद्रास्फीति पे नियंत्रण होगा। तो देखिए हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी अब तक, सबका मुख्य उद्देश्य है कि अगर वृद्धि कर रहे हैं तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो रहा है, और कमी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण हो रहा है। बस ये समझ लीजिए आपका अब तक जितने भी हमने जो है रेट मतलब जो दरें पढ़ी हैं उसके बारे में, है ना। तो ये है, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण देखिए एक फैसिलिटी उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तरलता चलनिधि समायोजन सुविधा यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF कहते हैं इसको, LAF बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके माध्यम से जो है वो हम देखेंगे अभी रिवर्स रेपो और रेपो जो है, इस तरह से MSF और HDF जो है इसी फैसिलिटी के आधार पर जो है निर्धारित होती हैं। पहले इसको समझते हैं वो क्या है। ध्यातव्य है कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए गठित नरसिम्हा समिति जो है 2000 ईस्वी में बनाई गई थी। उसकी अनुशंसाओं के आधार पर जो है LAF को यानी कि जो हमारी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसको जो है अपनाया गया। इसके माध्यम से क्या हुआ, आरबीआई को वित्तीय बाजार की अलग अलग दशाओं में अल्पकालिक मुद्रा तरलता को नियंत्रित करने में जो है सहायता मिलती है। यानी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके माध्यम से क्या करते हैं, जो क्षेत्र बैंकिंग क्षेत्र में जो हमारी कोई किसी प्रकार की जो है वित्तीय बाजार है उसकी अलग अलग दशाओं की जो है अल्पकालिक मुद्रा तरलता को नियंत्रण करने में जो है क्या मिलती है, सहायता मिलती है। इसका कार्य क्या है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके माध्यम से, या हम कह सकते हैं HDF या MSF, इसके माध्यम से होता है। अगर हम बात करें इस सुविधा के तहत जो है कड़े नियम होते हैं, जिसके तहत जो है आरबीआई और वाणिज्यिक बैंक जो है जो क्या करते हैं सदैव तैयार रहते हैं। इनके जो है कड़े नियम बनाए जाते हैं इसके माध्यम से, और इनको जो है आरबीआई को और कमर्शियल बैंकों को जो है वो कार्य करना पड़ता है, और उसके लिए जो है हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो उसका ढीला मुला जो है सिस्टम है, बड़े कड़े नियम आधार पर जो है इसको बनाया जाता है ना। बात करेंगे इसके जो मुख्य इंस्ट्रूमेंट हैं क्या है, देखिए रेपो रेट है एक। रेपो रेट क्या है, रेपो रेट देखिएगा वह दर होती है जिसके माध्यम से कोई कमर्शियल बैंक अपनी प्रथम श्रेणी की प्रतिभूति को बेचकर अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है। एक हमने देखा था अभी जो है बैंक रेट क्या कर रहा था, जो प्रथम श्रेणी थी उसकी जो प्रतिभूतियाँ सिक्योरिटीज वो बैंक आरबीआई के पास बैंक जो गिरवी रख करके क्या कर रहा था, वहाँ पर लोन ले रहा था। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, उनको जो है बेचकर जो है ऋण प्राप्त करता है, यानी बेच देगा उसको जो है ऋण प्राप्त कर देगा, और वचन देता है कि तो जो विपरीत परिस्थितियों में निपटने के बाद में वह जो है उनको खरीद लेगा। ये भी वचन देता है कि भैया जब हम अपनी जो स्थिति है, हमारे पास में जो स्थिति हमारे पास में वर्तमान स्थिति जो इमरजेंसी की पड़ गई है, उसके बाद से जब हम निपट जाएंगे इससे, तो हम क्या करेंगे, उसको खरीद लेंगे, है ना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
अल्पकालिक विपरीत परिस्थितियों से निपटना होता है और साथ ही साथ बैंक की जो साख सृजकता नियंत्रण करना और जनता के बीच जो है मुद्रा की तरलता को नियंत्रण करना होता है। देखिए हमने अभी तक जितनी भी जो दरें देखी हैं सबका जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, साख सृजनता पर नियंत्रण और जो है जनता के बीच जो पैसे की कमी रहती है उसका जो है नियंत्रण, मतलब मुद्रा की तरलता का नियंत्रण करना होता है। इसकी अगर हम बात करें रेपो रेट की, तो रेपो रेट में वृद्धि करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, वही हमने देखा पहले, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना। और रेपो रेट बढ़ेगी यानी बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति कम होगी इससे, और रेपो रेट कम करेंगे तो क्या होगा, मुद्रा अपस्फीति का नियंत्रण होगा। तो इसका जो है रेपो रेट का ये उद्देश्य रहता है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें रेपो रेट में क्या करती है, जो प्रतिभूति बेच रही है उसको जो है जो इमरजेंसी पड़ी थी उसके बाद में उसको खरीदना भी पड़ेगा, ये रेपो रेट का जो है मुख्य शर्त रहती है ना। अब बात करेंगे हम रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए रेपो रेट में हमने क्या किया था उसका हमने देखा, अब उस पर हम एकदम उसका उल्टा देखेंगे क्या होता है यहाँ पर, है ना, समझते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिसके माध्यम से कोई कमर्शियल बैंक LAF के तहत जो है अपनी अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध, जो अपनी सरकारी प्रतिभूति थे ना उसके विरुद्ध क्या करेगा, मतलब उसका कोलेस्ट्रल जो भी रखेगा उसको कोलेटरेट के रूप में रखेगा या कैसे कार्य करेगा, अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है ना, अपनी अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों, है ना। तो क्या करता है देखिए, जिसके माध्यम से कोई वाणिज्य बैंक जो है LAF के तहत क्या करेगा, अपनी अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियों के विरुद्ध जो है, अब जो हमारे पास में जो प्रथम श्रेणी की थी उसके अलग, है ना, उसका क्या करता है, प्रतिभूतियों के विरुद्ध जो है अल्पकालिक ऋण प्राप्त करता है। इसका मुख्य उद्देश्य भी क्या रहता है, अल्पकालिक मुद्रास्फीति से निपटना। अब मान के चलिए जनता के जो अल्पकालिक मुद्रास्फीति हो गई है उससे निपटना, और साथ ही साथ जो है बैंक की साख सृजनता और जनता के बीच जो है तरलता का नियंत्रण करना। अब जो मुद्रास्फीति है ना जो हुई थी उसमें क्या करेगा, वो वहाँ पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है रिवर्स रेपो रेट का। तो वही चीज़ है यहाँ पर, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। हमेशा ध्यान रखिए जितनी भी रेटा हैं यहाँ पर, अगर वो बढ़ रही है तो मुद्रास्फीति का जो है नियंत्रण कर रहे हैं, यानी मुद्रास्फीति कम होगी। अगर वो कम हो रही है रेपो रेट या कोई भी दर, तो उसका क्या होता है, फिर मुद्रा अपस्फीति जो है उस पर नियंत्रण किया जा रहा है ना। तो ये है, तो ये हमने देखा रिवर्स रेपो रेट में। अब बात करते हैं यहाँ पर LAF के तहत जो है एक आता है सीमांत स्थायी सुविधा, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं वो क्या होती है। तो देखिएगा, सीमांत स्थायी सुविधा वह दर है जिसके माध्यम से कोई वाणिज्य बैंक जो है ना वो क्या करता है, अपनी शुद्ध जमा, यानी स्थायी जो, अगर सीमांत स्थायी सुविधा क्या है, एक प्रकार से दर होती है जिसके माध्यम से कोई कमर्शियल बैंक क्या करता है, अपनी शुद्ध जमा, जो अपने पास में शुद्ध जमा है ना, जैसे मान के चलिए SBI है, उसके बाद में जितनी भी शुद्ध जमा आई हैं उसका 1% जो है कुछ भाग क्या करता है, 1% क्या कर देता, RBI से रात भर के लिए ओवरनाइट प्राप्त कर सकता है। यानी जितने उसके पास में शुद्ध जमा हुई है तो उसका क्या कर सकता है, वो 1% जो है धनराशि क्या कर सकता है, RBI से रात भर के लिए वो क्या कर सकता है, उधार ले सकता है, ऋण ले सकता है। तो जितनी हमारे पास में शुद्ध जमा होंगी तो उतना ही जो है उसी के हिसाब से जो है, जैसे उसकी धनराशि बढ़ेगी तो वैसी हमारी धनराशि का जो है ऋण लेने की क्षमता भी हमारे पास में बढ़ जाती है। तो इसका क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है बैंकिंग प्रणाली में अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा बाल प्रदान करना। अब जाहिर सी बात है, जिस सीमांत स्थायी सुविधा की बात कर रहे हैं उसके माध्यम से क्या होता है, जितनी हमारे पास में शुद्ध जमाएं होंगी उसी आधार पर जो है हम 1% जो है RBI से रात भर यानी एक दिन के लिए जो है क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। तो हमारे पास में ये कह सकते हैं कि ये क्या काम करता है, सुरक्षा बाल्ब का प्रदान करता है, यानी सुरक्षा बाल्ब के रूप में जो है कार्य करता है। ये इस प्रकार से सीमांत स्थायी सुविधा कार्य करती है। तो सीमांत सुविधा के तहत क्या करते हैं हम, जो हमारी शुद्ध जमाएं होती हैं उसके तहत जो है उसका राशि का 1% जो है ओवरनाइट जो है हम ऋण ले सकते हैं, किससे, RBI से। तो ये MSF के माध्यम से होता है, यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के माध्यम से होता है। अब बात करेंगे हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्थायी जमा सुविधा, इसके बारे में समझते हैं। यह भी एक प्रकार की LAF के तहत जो है निर्धारित सुविधा है, जैसे हमने जो है MSF देखा वैसे HDF है, जिसके जरिए क्या होता है, RBI वाणिज्य बैंकों से अतिरिक्त नकदी बिना किसी सरकारी प्रतिभूति को गिरवी रखे अपने पास रखवाकर वाणिज्य बैंकों को धन अर्जन का विकल्प देती है। जैसे हमने वहाँ पर रखा था कि हमारा MSF में क्या किया था, MSF में हमारे पास में था जो हमारी कमर्शियल बैंक की जो जितनी भी शुद्ध जमा रहे हैं, जो जितनी भी शुद्ध जमा राशि है उसका 1% जो है वो नाइट जो ऋण प्राप्त कर सकती है। इसमें क्या कर रही है HDF में क्या करती है कि इसके जरिए क्या करता है, देखिए RBI क्या करता है ना, कमर्शियल बैंकों को जो है अतिरिक्त नकदी, जो हमारे उसके पास में अतिरिक्त नकदी है
जो आरबीआई के पास मतलब एसबीआई के पास में या किसी भी कमर्शियल बैंक के पास में अतिरिक्त नकदी है तो क्या करता है, वो कहता है कि भैया हमारे पास में रख दो, इस पर जो है हम यहाँ पर इंटरेस्ट देंगे, कोई आपको जो है किसी प्रकार की जो है गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, और आपको जो है वहाँ पर क्या इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्या करती हैं, जब सर बैंकों के पास में, कमर्शियल बैंकों के पास में धनराशि ज़्यादा हो जाती है, उसके पास में जो ऋण है वो भी जो है ओवर मतलब ऋण जो है ऐसा जरूरत नहीं पड़ती है आदमियों को, और ऋण भी जो है मतलब कह सकते हैं ऋणी लोग जो है वो नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यह है ऋण लेने वाले लोग भी जो नहीं आ रहे हैं, तो पैसा क्या हो जाएगा वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करें उस पैसे को, जो कमर्शियल बैंक हैं तो वहाँ पर ये ऑप्शन होता है, आरबीआई ऐसा ऑप्शन देती है कि भैया जो आपके पास में जो एडिशनल पैसा है ना, जो एक्सेस पैसा है उसके वो क्या करो आरबीआई के पास में रख दो, उस पर जो है क्या करेगी सरकार तुम्हें जो है वो मतलब बिना गिरवी रखे कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट देगी। तो ऐसा जो है विकल्प दिया जाता है। अब एचडीएफ की बात करें तो एचडीएफ की जो है दर सामान्यतः जो है रेपो रेट से कम होती है ना। तो ये स्थिति हमने देखी, है ना। अगर हम बात करें वर्तमान की स्थिति तो देखिएगा मौद्रिक नीति की अगर हम बात करें तो जैसे कि हम अभी पढ़ रहे हैं तो अगस्त 2026 की जो है वो 62वीं जो एमपीसी की मतलब जो है बैठक हो चुकी है। तो उसके आधार पर हम देखें तो उसकी क्या इसकी मतलब दरें रही हैं, एक बार यहाँ पर नज़र डालते हैं तो देखिएगा सीआरआर कितनी है 3% हमने बताया था, एसएलआर कितनी है 18%। बैंक रेट की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर अब एक हम चीज़ यहाँ पर देखते हैं, बैंक रेट जो है 5.5% है ना। रेपो रेट कितनी है 5.25 है ना। तो बैंक रेट कितनी है बैंक रेट कितनी है 5.50 है ना। इसके बाद रेपो रेट की बात करें तो 5.25%, रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो 3.35 है, और एचटीएफ की बात करें तो 5% है, और एमएसएफ की बात करें तो 5.5% है। तो ये हमने देखा ये इसकी रेट मतलब दरें हैं, ये आपकी जो है कभी कभी एग्ज़ाम में वर्तमान में, क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि ये 2 महीने बदलती हैं तो एग्ज़ाम में तो नहीं आती हैं, लेकिन जो है जब मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं, जब इंटरव्यू वगैरह में आते हैं तो तब जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके यूज़ के मतलब यूज़ में आती हैं, है ना। तो ये होता है। तो ये भी हमने देख ली आपकी मौद्रिक नीति की समिति की बैठक है, उसके आधार पर जो है यहाँ पर बताया गया। अब यहाँ पर देखिएगा एक हमने बात बताई थी यहाँ पर, तो देखिएगा एचडीएफ की तो जो होती है ना वो किससे होती है, रेपो रेट से कम होती है। एचडीएफ किससे कम होगी, रेपो रेट से। अब बात करिए, देखिए रेपो रेट कहाँ है, रेपो रेट ये है ना। अब एचडीएफ क्या होती है, एचडीएफ जो है रेपो रेट से कम होगी, है ना, और एमएसएफ जो है रेपो रेट से ज़्यादा होगी। बस ये आप तीनों में संबंध समझ लीजिए कि रेपो रेट जो है मान के चलिए बीच में होती है, और एचडीएफ जो है उससे नीचे, और एमएसएफ जो है उससे ऊपर होती है। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं, है ना। तो ये है। अब हम आगे बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है उसकी क्या है। अगला टॉपिक है हमारा केरल राज्य का क्यों चर्चा में रहा, एक बार उसको देखेंगे। फरवरी 2026 में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया, मतलब केरलम करने की जो है बहुत चर्चा में रहा था, और वर्तमान में जो है इसको बदलकर कर दिया गया है। तो अभी जो है इसकी बात करेंगे, तो क्योंकि वास्तविक मलयालम जो नाम है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नए राज्यों का निर्माण, यानी जैसे कि आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि केरल राज्य का जो है नाम बदलकर अभी वर्तमान में क्या कर दिया गया है, वो केरलम कर दिया गया है। और अगर हम बात करें वर्तमान में स्थिति जो है क्या क्या है उसको एक बार देखेंगे। नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है, वर्तमान राज्य क्षेत्र क्या है, सीमाएँ क्या है, नामों परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, उसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या क्या प्रावधान है उसको देखेंगे। तो संसद के साधारण बहुमत से, है ना, संसद का साधारण बहुमत होगा, यानी कि किसी नए राज्य का गठन और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा और यह नाम परिवर्तन कर सकती है। यानी साधारण बहुमत से जो है क्या करेगी, वो विशेष बहुमत नहीं, 2/3 वाला नहीं, संसद बिल्कुल सामान्य, है ना। तो उसके क्या करती है, ये कार्य कर सकती है, किसी राज्य का नाम का परिवर्तन कर सकती है, क्षेत्र कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो उसे जो है निम्न प्रकार से क्रियान्वित किया जा सकता है। जैसे वर्तमान राज्य से उसके क्षेत्र के विशेष को अलग करना, जैसे कोई राज्य है तो उसके क्षेत्र को विशेष राज्य से अलग करना, या 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर जो है एक राज्य बनाना, 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्र में विशेष को मिलाकर कुछ राज्य बनाना, किसी क्षेत्र विशेष को किसी राज्य के साथ मिलाकर जो है कार्य करना। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ कार्य किए जा सकते हैं राज्यों के संदर्भ में। तो ये क्या होता है, साधारण जो मतलब बहुमत होता है उसके आधार पर जो है संसद के जो कार्य होते हैं उसके आधार पर किया जाता है। तो ये होता है। इसकी बात करें तो देखिएगा उपरोक्त संदर्भ में संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यानी पहले जो है राष्ट्रपति की अनुमति ली जाएगी, तभी जो है इसको जो है संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति इस विधेयक को प्रभावित राज्य के विधानमंडल को एक निश्चित समय सीमा के भीतर राय के लिए प्रेषित करेगा। यानी उसमें पहले क्या करेगा, राष्ट्रपति जो है संबंधित जो राज्य से कार्य किया जा रहा है ना भाई, बस राज्य से पूछना पड़ेगा ना कि भाई ऐसा कर रहे हैं हम, भले से उसकी जो है किस प्रकार से मंशा है वो बात अलग है, यानी उसके प्रकार की अनुशंसा ले या नहीं माने या ना माने वो अलग बात है,
लेकिन कम से कम उसको बताना तो पड़ेगा ना। तो वहाँ पर क्या करता है, राज्य की जो विधानमंडल है उसको जो है एक निश्चित समय सीमा के भीतर जो है राय के लिए प्रेषित करेगा, परंतु राष्ट्रपति या संसद जो है विधानमंडल की जो राय आई है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यदि बाध्य विधानमंडल नियत अवधि में अपनी राय जो है नहीं देता है तो विधेयक जो है संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। भाई राष्ट्रपति ने भेजा किसी विधानमंडल को और वहाँ पर जो है उसने अपनी अनुशंसा दे दी, राय दे दी तो ठीक है, नहीं दी तब भी जो है एक समय सीमा के बाद में क्या मान लिया जाएगा, उसको जो है बस वापस ले लिया जाएगा। और जैसा कि जानते हैं कि जो है इसकी जो राय है वो मानने के बाध्य है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उसको जो है मान्यता दे दी जाएगी और जो है संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद में क्या होता है, उक्त विधेयक को संसद में मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। इसके बाद भारत गजट यानी जो गजट होता है, राजपत्र होता है, उसमें प्रकाशन कर दिया जाता है। उसके बाद जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड और दस्तावेज में इसको अपडेट किया जाता है। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है ना। अगर हम बात करें देखिएगा इसका जो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ कैसे कैसे हुआ, एक बार देखते हैं। तो देखिएगा ध्यातव्य की स्वतंत्रता के बाद से ही भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन का जो मांग वो तेज हो गई थी। इस आधार पर क्या हुआ देखिएगा, धर आयोग बना 1948 में, है ना, धर आयोग बना। इसके बाद में जो है जेबीपी आयोग बना है दिसंबर 1948 में। इसका जो है इसको नाकार कर दिया गया, यानी धर आयोग को भी और जो है जेबीपी आयोग को भी। अंततः जो है अंततः आंदोलन यानी आंध्र प्रदेश में जो है एक आंदोलन हुआ था, जिसमें जो है 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास जो राज्य था उस समय में तत्काल में मतलब जो तत्कालिक मद्रास राज्य था उससे अलग जो है आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहला जो हम बात करते हैं राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर, कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश, है ना। इसके बाद जो है फजल आयोग बना दिसंबर 1953 में और इसकी सिफारिशों के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना और जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है उनका गठन किया गया। तो ये बात यहाँ पर बताई गई कि किस प्रकार से जो है पहले धर आयोग बना, उसके बाद जेबीपी आयोग बना, उसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 को जो है भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना और अंततः जो है फजल आयोग द्वारा दिसंबर 1953 में एक पुनर्गठन आयोग किया गया 1956 में उसके आधार पर, और जिसके तहत जो है 14 राज्य बने और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बने, है ना। उनका जो है गठन कर लिया गया, यानी 14 राज्य बना लिए गए और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बना लिए गए। अगर हम इसका जो है विकास क्रम देखें तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो देखिएगा 1950 में जैसे कि हमने 1956 में जैसे हमने देखा कि कितने राज्य बन गए थे, 14, है ना। अब हम बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर कौन से राज्य थे, जम्मू कश्मीर था, है ना, पहले से बना हुआ था हमारा जम्मू कश्मीर है, आपका मद्रास भी हमने देखा पहले से बना हुआ था, है ना, बॉम्बे हमने देखा वो भी पहले से बना हुआ था, यानी 1950 में ही बना, मतलब वो 1956 में अगर हम देख रहे हैं वर्तमान उसकी तत्कालीन स्थिति तो 1956 में जो 14 राज्य हैं वो इस तरह से बने हुए थे, है ना। तो उत्तर प्रदेश था, बिहार था, है ना, इस तरह से उड़ीसा। तो हमारे जो राज्य बने थे वो इस आधार पर बन चुके थे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 1956 के बाद में, यानी जब हमारे 14 राज्य और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उनके बाद में क्या हुआ राज्यों के साथ में, ये देखते हैं। तो देखिएगा जब राज्यों का गठन क्रम जो है किस प्रकार रहा, 15वां राज्य बना, है ना। जब हम बात करते हैं ना 14 राज्य, भाई 1956 के तहत तो 14 राज्य थे ना, तो जब 15वां राज्य जो बना वो पहला राज्य कौन बना पुनर्गठन अधिनियम के बाद में, गुजरात बना 15वां राज्य, है ना। तो ये था आपका गुजरात, बॉम्बे से जो है अलग करके इसको बना दिया गया। इसके बाद में 16वां राज्य बना, किसको अलग करके, असम से जो है यहाँ पर अलग करके बना 16वां राज्य है, कौन सा, नागालैंड 1963 में। इसके बाद 17वां राज्य बना हरियाणा। देखिएगा यहाँ पर पंजाब जो राज्य था ना उसको अलग करके हरियाणा यानी हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए राज्य बना हरियाणा 1966 में 17वां राज्य है। 18वें की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश बना, है ना। तो देखिएगा ये हिमाचल प्रदेश हमारा केंद्र शासित प्रदेश था उस समय, जो है इसको जो है क्या कर दिया गया, फिर जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, 18वां राज्य बना दिया गया। उसके बाद में जो है 19वां राज्य जो है मणिपुर बना, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, तो मणिपुर जो है इसको बना दिया गया 19वां राज्य। इसके बाद में 20वां राज्य है जो है 19वां 20वां और 21वां, ये तीनों जो है साथ ही बने थे। इस प्रकार से 1972 में 3 राज्य बने, कौन कौन से, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, है ना। तो मणिपुर तो हमारा क्या था, पहले से हमारा केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद में जो है मेघालय असम से बन गया, त्रिपुरा जो है उसको भी जो है केंद्र शासित प्रदेश था, उसको भी क्या कर दिया गया, मतलब एक प्रकार से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो 1972 में कौन से राज्य बने, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्य बन गए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे, देखिएगा 20वें हमने यहाँ पर देखा 72 में 19वां 20वां 21वां बन गए। इसके बाद में 1975 में बनता है हमारा 22वां राज्य सिक्किम, है ना। तो 22वां राज्य जो सिक्किम जो है वो बनता है हमारा यहाँ पर, ये आपका आ जाता है 22वां राज्य 1975 में बना। इसके बाद में है 23वां राज्य बना आपका मिजोरम,
1987 में, और साथ ही साथ जो है 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश, यानी 1987 में 2 राज्य बने थे। 23वां राज्य बना मिजोरम और 24वां राज्य बना अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में जो है गोवा को जो है स्वतंत्र कर लिया गया था। उसके बाद में जो है 25वां राज्य इसको 1987 में बना गया। तो ये देखिए फरवरी, ये 1987 में बने, लेकिन जो है इसका डेट अगर देखें तो 2 पहले बन गए फरवरी में, उसके बाद में जो है मई में 1987 में ही बना, लेकिन ये 25वां राज्य था। कौन सा? गोवा। इसके बाद में जब 25 राज्य हो गए तो उसके बाद में जो बनता है 26वां, 27वां, 28वां राज्य 2000 में बनते हैं, सन 2000 में। कैसे कैसे बनते हैं देखिएगा, इसको एक बार देख लेते हैं। तो 1 नवंबर 2000 में जो बना छत्तीसगढ़ बना, और 9 नवंबर 2000 को बना 27वां राज्य उत्तराखंड, और जो है झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को बना। यानी छत्तीसगढ़ आप जानते हैं मध्य प्रदेश से अलग हुआ, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और जो है बिहार से झारखंड हुआ। इसके बाद में जो है अगर हम बात करें 2 जून 2014 को 29वां राज्य जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग होकर बना। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं 29 राज्यों का जो है गठन किया गया अंत तक। अब बात करेंगे जो है अब क्या हुआ 2019 में हुआ क्या, 2019 में जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य था तो उसको क्या कर दिया गया, उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, है ना। उसमें 2 राज्य बना दिए गए, एक तो लद्दाख और जो है एक जम्मू कश्मीर, है ना। तो ये स्थिति यहाँ पर थी। अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो कितने राज्य हैं, अब वर्तमान में केवल 28 राज्य हैं। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो जो है अभी 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश राज्य, मतलब केंद्र शासित राज्य हैं, है ना। तो ये है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर अगला टॉपिक है पुरुष हॉकी इंडिया लीग के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे, लंबी तो नहीं होगी वीडियो, वो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि भाई हमको जो है समझना है, पढ़ना है, तो टाइम तो लगेगा ही थोड़ा सा, लेकिन डोंट माइंड, आप जो है अपने हिसाब से इसको जो है स्पीड से करके भी जो है इसको देख सकते हैं, 2 हिस्सों में भी करके देख सकते हैं। हालांकि हमारा जो है टारगेट है कि हम जो है प्रति माह की जो मतलब पूरी करंट अफेयर से इसको 4 भागों में करके देखें, है ना। तो कितने टॉपिक हैं एक बार देख लेते हैं। 2 टॉपिक हैं अभी हमारे, तो देख लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये तो हमारा हॉकी वाला है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं एक बार पुरुष हॉकी इंडिया लीग। देखिएगा यानी अभी ये जगह हम बात करते हैं जो जनवरी फरवरी में जो हुई थी हॉकी इंडिया लीग, तो कलिंगा लोन्सन्स ने रांची रॉयल्स को जो है हराकर क्या किया है, पुरुष HIR यानी हॉकी इंडिया लीग को जो है वो खिताब जीता है। तो ये पुरुष हॉकी इंडिया लीग की जो मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से मतलब जो ये खेल हुआ था उसको जो है किसने जीता, कलिंगा लोन्सन्स ने रांची रॉयल्स को हरा करके जीत लिया है। इसके आयोजन की बात करें तो उड़ीसा में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। तो ये हॉकी इंडिया लीग द्वारा इसको कराया गया था, है ना। तो ये है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है नहीं। हॉकी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ध्यातव्य है कि हॉकी खेल जो है जन्मदाता और क्रिकेट और फुटबॉल की तरह कौन है, इंग्लैंड है। जबकि अगर हम बात करें हॉकी खेल जो है हमारा भारत, पाकिस्तान और कनाडा का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। इसकी सर्वोच्च संस्था की बात करते हैं तो आपका जो हमारी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अगर हमारे बात करते हैं इंडियन हॉकी फेडरेशन की तो वो है नई दिल्ली में, इसका जो है मतलब मुख्यालय है। अगर हम बात करें आगे इसकी जो खेल हैं, इसके खेल को क्या, खेल में जो अगर कुछ चीज़ें आती हैं, इसका खेल क्षेत्र क्या क्या कहते हैं, मैदान कहते हैं, फील्ड कहते हैं। इसमें खिलाड़ी संख्या कितनी होती है, 11। इसकी ट्रॉफी की बात करें तो देखिएगा, इसकी मैंने ट्रिक बनाई है, हॉकी RD बर्मन का संगीत सुनती है। मतलब यहाँ पर देखेंगे रंगस्वामी कप, ध्यानचंद कप, बेगम रसूल कप, आगा खां कप, राणा रणजीत सिंह कप, मुरुगप्पा कप, अजलान शाह कप और नेहरू कप। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर RD इस तरह से जो है हमने बनाई है ना, बेगम रसूल, आगा खां, इस तरह से ये बनी है। आप देख लीजिए इसको, कुछ ज़्यादा मतलब यहाँ पर बस ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो RD बर्मन है इसमें कौन से किसके संबंध रखता है ना। ये है। आगे बात करेंगे आप शख्सगाम घाटी, ये इंपॉर्टेंट रही थी, हमारी चर्चा में रही थी, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा हाल ही में चीन पाकिस्तान की ओर से जो है CPEC यानी चाइना पाक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उसके विस्तार की बात घोषणा की गई थी, जिसके तहत जो है चीन ने शख्सगाम घाटी को जो है अपना दावा किया था। इसको लेकर के ये चर्चा में रहा था, है ना। इसकी अगर हम बात करते हैं, देखिएगा कहाँ है, इसको समझ लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा शख्सगाम घाटी ये है आपका, जैसे कि हम जानते हैं जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, एक बार इसको यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिएगा अभी हम बात करेंगे तो वर्तमान स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट नजर आ रहा है आपको, तो ये है आपका
POK, है ना। और ये आपका दिखाई दे रहा है रेड वाला पार्ट, ये आपका आता है जो अक्साई चीन वाला पार्ट, ये अक्साई चीन है जो कि हमारा चीन के नियंत्रण में है ना, ये चीन के नियंत्रण में है। और ग्रीन वाला जो पार्ट है ये हमारा किसके नियंत्रण में है, ये हमारा अभी आप जो है जो इंडिया वाला पार्ट पूरा का ग्रीन का पार्ट दिखाई दे रहा है वो है POK यानी पाकिस्तान के नियंत्रण में है। इसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, और जो रेड वाला है इसे हम अक्साई चीन कहते हैं, है ना। तो इसका जो अगर बात करें इतिहास की बात करें तो 1948 में जो युद्ध हुआ था उस दौरान जो है इसको जो है यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तान द्वारा। तो यहाँ पर स्थिति नज़र आती है। अभी हम वर्तमान में बात देखें तो यहाँ पर जो है देखिएगा ये है सक्सगाम वैली, ये है सक्सगाम वैली, है ना, ये है सक्सगाम वैली। इसको लेकर के ये चर्चा में रहा। तो ध्यान रखिएगा हमेशा जो है यहाँ पर जो है चर्चा के विषय बने रहते हैं। तो ये एक तो ये है हमारा जो कराकोरम क्षेत्र है, ये कराकोरम क्षेत्र हुआ, ये सक्सगाम वैली है ना, ये अक्साई चीन का पार्ट हमने देख लिया है। तो ये आपका जो आता है ये पूरा का पूरा जो है ग्रे वाला पार्ट हमने देखा POK का पार्ट है। तो ये हमारा होता है। अब इसे हम क्या कहते हैं देखिएगा इस तरह से बन जाता है ना, ये है ना, ये है। तो ये देखिएगा अगर बात करें तो LOC क्या है, LOC इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ये LOC ये है, और LAC क्या है, ये है जो हमारी चीन यानी अक्साई चीन वाला पार्ट जो है, और उसको कहते हैं LAC। और जो हमारा POK वाला पार्ट है उसकी जो सीमा है वो हम कहलाते हैं LOC, है ना, LOC यानी लाइफ ऑफ कंट्रोल, और यहाँ पर कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये है यहाँ पर, है ना। तो ये हमने देखा। अगर हम बात करते हैं देखिएगा विवाद क्या रहता है हमेशा, देखिएगा इसमें कुछ चीज़ें हैं कैसे कैसे हम देखते हैं कभी हमेशा चर्चा में रहता है। देखिए ये इस तरह से ये चर्चा में बनाता है क्योंकि अक्साई चीन यहाँ पर है ना, एक तो ये, और हमारा जो है उत्तराखंड वाला भाग जो है ये भी हमेशा चर्चा में बना रहता है। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ पार्ट हमारा जो है ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट है, ये भी हमेशा चर्चा में रहता है। और पीछे आपने देखा था यहाँ पर डोकलाम जो क्षेत्र था 2017 में, ये भी जो है एक प्रकार से चर्चा में रहा था, है ना। तो ये चर्चा के विषय बने रहते हैं। अगर हम बात करते हैं देखिए वर्तमान स्थिति में तो इस तरह से जो है कुछ स्थिति हमारे पास में नज़र आती है ना। अगर हम बात करें देखिए भारत चीन के रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती क्या है उसको हम देखेंगे, एक बार समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो क्षेत्र है उसको हम जो है किस रूप में देखते हैं। तो ये हमने देखा था ये क्या है, LAC है ना, क्या है ये, LAC है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो क्षेत्र है ये है अक्साई चीन, यहाँ पर स्थिति नज़र आती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं देखिएगा ये हमारा क्षेत्र भी जो है हमेशा मतलब चर्चा का विषय बना रहता है, जो अरुणाचल वाला प्रदेश है। भारत का राज्य चीन जो है इस पर दावा करता है ना। ये भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है उस पर क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश पर चीन हमेशा क्या करता रहता है, भाई ये क्षेत्र हमारा है, ये क्षेत्र हमारा, इस तरह से जो है यहाँ पर भी वो दावा करता रहता है। ये अक्साई चीन का भी यही क्षेत्र रहता है। 1962 के युद्ध में जो है चीन ने इस पर अपना कब्जा कर लिया था, और तब से जो है चीन के नियंत्रण में ये क्षेत्र है ना। तो ये है बात। ये हमने देखा यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं देखिएगा यही स्थिति हमारे पास में रहती है जो हम हमेशा चर्चा में बनी रहती है। तो इस पर कुछ ज़्यादा मतलब ये चर्चा का विषय है, बस आप ध्यान रखिएगा कौन सा क्षेत्र कहाँ है। तो ये है। तो आज के लिए बस यहीं पर रोकूँगा मैं, और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है YouTube चैनल की जो वीडियोस होती हैं ना हमारी, उसको जो है मतलब शेयर भी करते रहें, और ताकि जो है हमारे जो अन्य लोग हैं उनको भी जो है फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।